नमस्कार दोस्तों, जीके स्टडी विद राकेश में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लास्ट वीडियो लेक्चर में संविधान सभा के बारे में पढ़ रहे थे। संविधान सभा के चीफ ड्राफ्टिंग मैन तक मैंने आपको बता दिया था। उसके बाद में आज पार्ट कंटिन्यू करते हैं दोस्तों। यानी हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे थे उस टॉपिक का नाम है संविधान सभा या कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। संविधान सभा में एक सामान्य सा फैक्ट है दोस्तों, याद रख लेना, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। आपसे इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा कि संविधान सभा के सचिव, संविधान सभा के सचिव के पद पर कार्यरत कौन था? तो ध्यान रखना दोस्तों, संविधान सभा के सचिव के पद पर कार्यरत था एच.वी. अयंगर महोदय। एच.वी. अयंगर ये संविधान सभा के सचिव थे, ये ध्यान रख लेना दोस्तों। यानी प्रश्न आए कि संविधान सभा के सचिव कौन थे, तो उत्तर आना चाहिए एच.वी. अयंगर। जबकि संविधान सभा के चीफ ड्राफ्टिंग मैन कौन थे, तो दोस्तों एस.एन. मुखर्जी थे। वो मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में चर्चा कर ली थी। आज दोस्तों एक महत्वपूर्ण समिति पर बात करेंगे। उस समिति का नाम है प्रारूप समिति। आगे हेडिंग डालिए प्रारूप समिति। दोस्तों, प्रारूप समिति से लगभग हर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। प्रारूप समिति दोस्तों, इस प्रारूप समिति के बहुत सारे नाम हैं। इसे कहते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी कह सकते हो आप इसे आप यूं कह सकते हैं पांडुलेखन समिति, पांडुलेखन समिति बोल सकते हैं। इसी का एक और अन्य नाम है दोस्तों, यानी इसे आप यूं कह सकते हैं मसौदा समिति। मसौदा समिति ये इसी के नाम है सारे दोस्तों। यानी किसी भी नाम से प्रारूप समिति, पांडुलेखन समिति, इंग्लिश में कहेंगे ड्राफ्टिंग कमेटी और पांडुलेखन समिति। दोस्तों, एक प्रश्न आपसे पूछ रहा हूं, इस प्रारूप समिति को ड्राफ्टिंग कमेटी किसने कहा था? ये कमेंट बॉक्स में आप उत्तर मुझे देना। आपका जवाब उपेक्षित रहेगा। मैं आपके जवाब का इंतजार करूंगा, अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको खुद बता दूंगा। प्रारूप समिति दोस्तों, एक एक प्रश्न पर ध्यान रखना, इसका गठन कब किया गया था? सवाल अब की बार के राजस्थान सब इंस्पेक्टर में इससे प्रश्न पूछ लिया था। प्रारूप समिति का गठन हुआ था दोस्तों 29 अगस्त 1947 को। कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को दोस्तों गठन हुआ था। वो 29 अगस्त को हुआ था, जबकि इसकी पहली बैठक जो होगी वो 29 अगस्त को नहीं होगी, वह होगी 30 अगस्त को, जिस दिन डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब इसके अध्यक्ष बने। यानी सभी कमेटियों में सर्वश्रेष्ठ कमेटी भी पूछे ना तो उत्तर यही आना चाहिए दोस्तों। गठन कब हो रहा है? 29 अगस्त 1947 को। बैठक कब हो रही है? 30 अगस्त को। और अध्यक्ष के पद पर कौन व्यक्ति बैठा था? तो अध्यक्ष के पद पर बैठा था दोस्तों डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। और ये अध्यक्ष बने कब थे? तो 30 अगस्त को ही बने थे दोस्तों। ये भी ध्यान रखना दोस्तों, यूपीएससी इस प्रकार के फंसाने के सवाल ले सकती है। प्रश्न आएगा कि प्रारूप समिति की प्रथम बैठक 30 अगस्त, यानी निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और या कहेंगे कि गलत कथनों को हटाइए। सीधा प्रश्न आएगा कि पांडुलेखन समिति का गठन 30 अगस्त 1947 को हुआ, तो ये बात गलत है दोस्तों। गठन हुआ था 29 अगस्त को, जबकि बैठक कब हुई थी? 30 अगस्त को हुई थी। अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा जा सकता है दोस्तों? प्रश्न ये पूछा जाएगा कि इसके कितने सदस्य थे? तो इसमें 7 सदस्य थे, अध्यक्ष सहित। कुल मेंबर कितने थे? तो दोस्तों ध्यान रखना 7 मेंबर थे। अब इन 7 मेंबरों की चर्चा कर लेता हूं दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाम है सभी। एक तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हो गए दोस्तों, और इनके अलावा एक ध्यान रखना दोस्तों, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर ये है। इनके अलावा एक सदस्य है दोस्तों जिनका नाम है एम.एन. गोपाला स्वामी अयंगर। एम.एन. गोपाला स्वामी अयंगर। ये दोस्तों मद्रास के अधिवक्ता थे, यानी आप गैस कर सकते हैं अधिवक्ता, यानी स्वयं वकील है। तो एक टॉप की क्रीम है दोस्तों ये। के.एम. मुंशी नेक्स्ट नाम,
KM मुंशी। और कौन थे दोस्तों इनके अलावा, यानी इन नामों को मिटा देता हूं दोस्तों, इनके अलावा और कौन कौन सदस्य थे ध्यान रखना दोस्तों। मोहम्मद सादुल्ला, मोहम्मद सादुल्ला, ध्यान रखना दोस्तों ये मुस्लिम लीग से ही शामिल हुए थे। अब आप अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर कांग्रेस से शामिल हो रहे हैं, जबकि मोहम्मद सादुल्ला मुस्लिम लीग के सदस्य थे दोस्तों। डीपी खेतान और डीपी खेतान के बाद में एक नाम हो रहा था दोस्तों जिनका नाम है बीएन मित्तर। डीपी खेतान की मृत्यु हो गई थी दोस्तों। मृत्यु के बाद में इनकी जगह सदस्य ली थी टीटी कृष्णामाचारी। ध्यान रखना दोस्तों, टीटी कृष्णामाचारी है, वीटी नहीं है, ये ध्यान रखना, टीटी कृष्णामाचारी, यानी इनकी मृत्यु हो गई थी। बीएन मित्तर ने इनका स्वास्थ्य खराब हो गया था, इसलिए इन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था। त्यागपत्र देने के बाद में सदस्य बने थे माधवराव। अब दोस्तों ये पूरे 7 सदस्य थे। अब इसमें बहुत बड़ा लॉजिक है दोस्तों, आज तक ये प्रश्न कभी नहीं पूछा हुआ। 2 प्रश्न मैंने आपसे पूछे हैं, दोनों के दोनों आज तक कभी नहीं पूछे। संभावित परीक्षा में ये कभी ना कभी प्रश्न पूछा जाएगा। पहला प्रश्न तो मैंने आपको कह दिया कि पांडुलेखन समिति को यानी ड्राफ्टिंग कमेटी को किसने ड्रिफ्टिंग कमेटी कहा था। ड्रिफ्टिंग मतलब प्रारूप, आगे बात करूंगा दोस्तों, क्योंकि अगर मैंने इसका चर्चा कर दी तो पूरा प्रश्न का उत्तर ही आ जाएगा दोस्तों। ड्रिफ्टिंग कमेटी क्यों कहा गया इसलिए बता नहीं रहा हूं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर देना। पहला प्रश्न पूछा जाएगा कि इसका गठन कब हुआ, 29 अगस्त को। दूसरा, बैठक कब हुई, 30 अगस्त को। अध्यक्ष कब बने थे, 23 अगस्त को। कौन बने, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। कुल सदस्य 6+1 यानी अध्यक्ष सहित 7 सदस्य थे। अध्यक्ष कौन था, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। 2 नाम आप याद कर लेना, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और मोहम्मद सादुल्ला। बाकी सब कृष्ण के पर्यायवाची है। कृष्ण के पर्यायवाची देखो कैसे दोस्तों, कृष्णा स्वामी अय्यर, गोपाल, के मुंशी, कन्हैयालाल माणिक्य। तो कन्हैया तो स्वयं कृष्ण का पर्यायवाची है। टीटी कृष्णामाचारी, कृष्ण नाम आ रहा है। माधव कृष्ण का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों। तो यानी 5 सदस्य तो कृष्ण के पर्यायवाची हैं। इनमें से कभी आपका प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों। अब प्रश्न क्या पूछा जाएगा दोस्तों, एक एक प्रश्न पर गौर कर लेना दोस्तों। प्रश्न पूछा जाए कि इस पांडुलेखन समिति में मुस्लिम लीग से शामिल होने वाला व्यक्ति तो मोहम्मद सादुल्ला था। अब दोस्तों प्रश्न एक इससे भी खतरनाक है, प्रश्न ये कभी पूछा नहीं है आज तक। ये प्रश्न जरूर संभावित परीक्षा में यानी आगामी परीक्षाओं में पूछा जाएगा। प्रश्न आएगा दोस्तों, इनमें से कौन ऐसा सदस्य था जो एकमात्र सदस्य जो कांग्रेसी है। मेरा प्रश्न यह है कि पांडुलेखन समिति में एकमात्र सदस्य जो कांग्रेसी है। दोस्तों ये प्रश्न कभी पूछा गया ना तो सभी के सभी उत्तर गलत होके आएंगे, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि सभी के सभी कांग्रेस से शामिल हुए, तो सभी कांग्रेसी तो थे ही थे। बिल्कुल सब सही बात है। तो फिर मैंने क्या कहा कि एकमात्र सदस्य, फिर ये तो प्रश्न ही गलत हो जाए। बिल्कुल नहीं दोस्तों, क्योंकि के मुंशी महोदय एकमात्र ऐसे सदस्य हैं जो मूलतः कांग्रेसी थे। मूलतः कांग्रेसी यानी ये कांग्रेस विचारधारा से पहले ही जुड़े हुए थे। बाकी किन्हीं एक सदस्य तो ऐसे हैं जो मुस्लिम लीग से शामिल हो रहे हैं। बाकी 5 सदस्य ऐसे हैं दोस्तों जो कांग्रेस पार्टी से संबंधित नहीं है, लेकिन संविधान सभा में संविधान का निर्माण के लिए इन्हें कांग्रेस से मिलाया गया था दोस्तों। आई होप ये बात आपको क्लियर होगी। यानी इनको मिलाया जाना बहुत महत्वपूर्ण था। ये संविधान सभा में अपना योगदान दे रहे थे, या यूं कह सकते हैं कि संविधान सभा इनके बिना अधूरी थी, इसलिए इन लोगों को मिलाया गया था कांग्रेस की टिकट देकर। ये मूलतः कांग्रेसी नहीं थे, मूलतः एकमात्र कांग्रेसी था जिसका नाम था के मुंशी। दोस्तों ये प्रश्न आज तक कभी नहीं पूछा है, स्टार लगा लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बाकी मैंने अभी सभी चर्चा कर दी, पांडुलेखन, प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी, मसौदा समिति, गठन कब हुआ, ये सब चर्चा कर दी। तो सारे प्रश्नों पर मैंने यानी जितने भी संभावित प्रश्न बन सकते हैं सारे के सारे बता दिए दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं, अभी मैंने कहा कि एकमात्र मूलतः सदस्य कांग्रेसी थी, तो एक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है, इनके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेता हूं दोस्तों। यानी वैसे तो सभी कांग्रेसी सदस्य थे, परंतु कांग्रेस की सहायता के लिए संविधान सभा में ये पहुंचे थे। इससे पूर्व वो कांग्रेस से संबंधित थे। के एम मुंशी एकमात्र ऐसे सदस्य थे जो मूलतः कांग्रेसी थे। अब बात करूं दोस्तों डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की, यानी इनका
थोड़ा सा बता देता हूं, डॉक्टर BR अम्बेडकर। हालांकि आगे खूब चर्चा करेंगे इनकी, जब आर्टिकल 15 पढ़ेंगे, 16 पढ़ेंगे, 17 पढ़ेंगे, इन पर डॉक्टर BR अम्बेडकर की खूब चर्चा करेंगे दोस्तों। इनकी कौन कौन सी किताबें हैं, क्या क्या इनके स्टेटमेंट है वगैरह, सब वगैरह चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल थोड़ा सा परिचय दे देता हूँ। यानी ये संविधान सभा में कैसे सम्मिलित हुई, हमारा प्रश्न तो यही है। सिर्फ पांडुलेखन समिति, यानी हम मूल विषय से भटके नहीं, मेरा उद्देश्य यही। डॉक्टर BR अम्बेडकर संविधान सभा में सबसे पहले, यानी ये चुनाव लड़े थे दोस्तों बॉम्बे से, बॉम्बे से चुनाव लड़े, लेकिन विडंबना देखिए, ये चुनाव को हार जाते हैं। तब ये मुस्लिम लीग की सहायता से बंगाल का एक क्षेत्र है, बंगाल के क्षेत्र का नाम है दोस्तों जेशुर कुलना, जेशुर कुलना, यहां से संविधान सभा के सदस्य बने, संविधान सभा के सदस्य बने। अब दिक्कत क्या है दोस्तों, ये यानी 15 अगस्त को, 14 अगस्त की अर्धरात्रि को हमारा देश आजाद हो गया था। तब ये बंगाल वाला क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान में चला गया। अब ये जेसुर कुलना ना, ये पाकिस्तान में चला गया क्षेत्र। पाकिस्तान में क्षेत्र चले जाने की वजह से, क्षेत्र जाने की वजह से, जाने के कारण इनकी सीट खाली होगी, यानी डॉक्टर BR अम्बेडकर संविधान सभा के सदस्य ही नहीं रहे। अब दोस्तों हमारे देश में संविधान सभा के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई। अब प्रक्रिया के लिए हमने प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे बनाया था, प्रारूप समिति संवैधानिक सलाहकार किसे बनाया, तो BN राव को। BN राव को इस दिया गया कि आप संवैधानिक सलाहकार है और संविधान निर्माण में अपना योगदान दीजिए। ICS अधिकारी भी थे। अब ICS अधिकारी के तौर पर वो सबसे पहले, इस समय संविधान का सबसे बड़ा ज्ञाता था ना, वो इंग्लैंड का एक व्यक्ति था, इंग्लैंड के एक व्यक्ति थे जिसका नाम था दोस्तों आइवर जेनिक्स। आइवर जेनिक्स से मिले थे, आइवर जेनिक्स से मिले, उनको ये बताया कि भारत में संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई है, आप अपना महत्वपूर्ण योगदान हमें दीजिए। आइवर जेनिक्स ने BN राव को कटाक्ष करते हुए कहा कि आपके देश में तो अमूल्य हीरा है, यानी कोहिनूर तो आपके पास में, आप मेरे पास में क्यों है, आपके पास में तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जैसा संवैधानिक ज्ञाता है, तो आपको मेरे पास में आने की जरूरत नहीं है। जब ये बात BN राव को कही, तब BN राव ने तत्कालिक जो भी राष्ट्रपति थे, यानी इस समय लोकसभा के अध्यक्ष राष्ट्रपति थे, संसद का कार्यभार संभाल रहे थे, राजेंद्र प्रसाद, राष्ट्रपति तो बाद में नहीं थे दोस्तों, यानी इस समय संविधान सभा के अध्यक्ष के तौर पर कार्यरत थे। संविधान सभा के अध्यक्ष को, राजेंद्र प्रसाद को, ये बात कही BN राव ने। तब BN राव ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, बॉम्बे के प्रधानमंत्री थे BG खरे, BG खरे को पत्र लिखा और पत्र लिखकर ये कहा कि डॉक्टर BR अम्बेडकर को किसी भी तरीके से संविधान सभा का सदस्य बनाए। तब BG खरे ने, एक व्यक्ति है जिनका नाम है M जेकर महोदय की सीट खाली करवाई। M जेकर महोदय की सीट की जगह डॉक्टर BR अम्बेडकर को यानी पद सर्जित किया जाता है, उनकी जगह उनको पद दिया जाता है। फिर ये संविधान सभा में सदस्य बनकर आए थे। तो ये पूरी स्टोरी थी। अब मैं लिख देता हूं दोस्तों, यानी डॉक्टर BR अम्बेडकर पहले बॉम्बे से चुनाव लड़ते हैं और हार जाते हैं, बंगाल से चुनाव लड़े, फिर मुस्लिम लीग की सहायता से जेसुर कुलना से ये संविधान सभा के सदस्य बने। लेकिन समस्या क्या हुई, 15 अगस्त को भारत आजाद हुआ, तो जैसे आजाद हुआ तो बंगाल वाला क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान में चला गया, तो इनकी सीट खाली होगी। अब बात करते हैं दोस्तों, जैसे ही सीट खाली हुई तो BN राव किससे मिले, आइवर जेनिक्स से। जेनिक्स, और ये इंग्लैंड के संविधान के विशेषज्ञ है, संविधान के विशेषज्ञ। इन्होंने किसका सुझाव दे दिया, इन्होंने सुझाव दिया अंबेडकर का। अंबेडकर महोदय का नाम कर दिया कि आपके पास में अंबेडकर है तो मेरी जरूरत नहीं है। अब BN राव किसके पास पहुंचे, BN राव पहुंचे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा। अब राजेंद्र प्रसाद ने क्या किया, राजेंद्र प्रसाद ने बॉम्बे के PM
बीजी खरे को पत्र लिखा, खरे को पत्र लिखा और अनुशंसा यानी सिफारिश की कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को संविधान सभा में मेंबर बनाना है, तब इस बीजी खरे ने अपने यानी क्षेत्र से एक व्यक्ति है एम जेकर से सीट खाली करवाई और एम जेकर वाले स्थान पर किनको सीट दी गई? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर महोदय को। इस प्रकार डॉक्टर बी आर अम्बेडकर संविधान सभा में सदस्य के रूप में नामांकित हुए थे दोस्तों। हालांकि संविधान सभा में एकमात्र ऐसे सदस्य, ये एक ऐसे सदस्य नहीं है जो इस प्रकार है, और भी बहुत सारे सदस्य हैं, आगे चर्चा करेंगे दोस्तों सबकी। तो ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया दोस्तों। इसके बाद में क्या होता है दोस्तों? इसके बाद में तारीख आती है 22 जुलाई। एम जेकर है, उनका पूरा नाम है दोस्तों एम आर जेकर, ये ध्यान रखना। हालांकि मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में चर्चा कर दी है। 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947 को क्या होता है दोस्तों? इस दिन तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार लिया था। तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकारा, तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकारा। तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकारा। इस तिरंगे का प्रस्ताव किसने रखा था दोस्तों? ये ध्यान रखना, यानी इसके लिए भी एक कमेटी बनेगी दोस्तों। इस तिरंगे के प्रस्ताव को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था, पंडित नेहरू ने। और बात करें इस 22 जुलाई को, 22 जुलाई के दिन संविधान सभा के सदस्य, संविधान सभा के सदस्य, संविधान सभा के सदस्य थे जिनका नाम था दोस्तों गोविंद मालवीय। गोविंद मालवीय, गोविंद मालवीय के सुझाव पर, मालवीय के सुझाव पर 22 जुलाई को, 22 जुलाई को झंडा दिवस के रूप में मनाने, झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। यानी इन्होंने कहा कि हमने 22 जुलाई के दिन झंडे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकारा है, क्यों ना हम इस दिन को एक यादगार दिन मनाते हैं और इस दिन दिवस के रूप में हम प्रत्येक वर्ष 22 जुलाई को झंडा दिवस के रूप में सेलिब्रेट करेंगे। तो ये बात किसने कही? गोविंद मालवीय ने कही थी दोस्तों। तो यहां तक आई होप आपको क्लियर हो गया हो दोस्तों। इसके बाद में क्या आता है दोस्तों? इसके बाद में आती है 14 अगस्त आ जाती है दोस्तों। 14 अगस्त 1947 और मध्यरात्रि की बात है दोस्तों। मध्यरात्रि को संबोधन किया था दोस्तों, बहुत ओजस्वी संबोधन है। और संबोधन किसने किया? पंडित नेहरू ने किया। पंडित नेहरू का यह संबोधन बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, अधिकांश परीक्षाओं में पूछा जाता है, क्योंकि इनके संबोधन को एक तो संज्ञा दी जाती है और इनका संबोधन की लाइन स्टेटमेंट पूछ ली जाती है। इनका संबोधन की एक महत्वपूर्ण लाइन है, वो आपके साथ में शेयर कर रहा हूं दोस्तों। इन्होंने मध्यरात्रि के दौरान संबोधन करते हुए कहा था कि इस अर्धरात्रि को, क्योंकि आरएएस प्री में अबकी बार एक लाइन पूछी गई संविधान सभा से जो यहीं से संबंधित थी दोस्तों, आगे चलकर आएगी। इस अर्धरात्रि को जब शेष संसार निद्रा में मगन होगा, ये पंडित नेहरू का स्टेटमेंट है, कथन है दोस्तों, ये ध्यान रखना। निद्रा में मगन होगा, भारत अंगड़ाइयां लेगा और स्वतंत्रता के युग में प्रवेश करेगा। भारत अंगड़ाइयां लेगा और स्वतंत्रता के युग में प्रवेश करेगा।
ये पंडित नेहरू का संबोधन है और इनका एक स्टेटमेंट है दोस्तों, याद रखना है। इस अर्धरात्रि को दिए गए संबोधन को एक संज्ञा दी जाती है दोस्तों, इसे कहा जाता है, यानी जो भाषण दिया था इस भाषण को कहा जाता है भाग्य के साथ मिलन। स्टार लगा लेना। इस संबोधन को संज्ञा दी जाती है भाग्य के साथ मिलन। तो ये लो दोस्तों, आज संविधान सभा में हमने आजादी तक बात कर ली, यानी 14 अगस्त 1947, यूं कह सकते हैं कि 15 अगस्त 1947 तक भारत आजाद हो चुका है। आजाद भारत के बाद में किस प्रकार कितनी सदस्य संविधान सभा में शामिल हुए कांग्रेस की तरफ से, गैर कांग्रेसी कितने थे, मुस्लिम लीग वाले तो कराएंगे नहीं। इसके बाद में और चर्चा करें तो कितनी महिलाएं सदस्य थी और कितने राजस्थान से थे, वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यह वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।